बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जहां बातें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करते हैं, कुछ आपसे छुपाते नहीं, और आज भी ऐसी ही बातें होंगी व्यूअर्स। सामने हमारे खड़ा है अब संसद का सत्र। इस संसद का पहला सत्र खड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी पता है वो क्या कह रही है, कौन सा मुहावरा कह रही है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्योंकि पिछली में तो फुल मेजॉरिटी थी, 303 सांसद एनडीए के मिला लीजिए तो 350 और 400 के बीच में हो जाते थे लोकसभा के अंदर। इस बार मामला उल्टा हुआ है, इस बार संख्या यहाँ घट गई है, उनकी अच्छी खासी है। कांग्रेस खुद लगभग 100 पर पहुंची हुई है, 99 पर हुई। अब कह रहे हैं अब आएगा मजा पार्लियामेंट के अंदर। अब हम तो पहले से ये देखते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट चलती कब थी। पार्लियामेंट तो वॉश आउट ही होती रहती थी, एक सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र। अब इस बार तो पहले से ही कहने लगे हैं कि अब हम इनको बचकर नहीं जाने देंगे, मुद्दे हम उठाएंगे, देश की जनता के मुद्दे। भाई आप हर बार मुद्दे ही उठा रहे थे, लेकिन मुद्दे उठते कहां थे? बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें मुद्दे उठते थे, पार्लियामेंट में तो कभी उठते हमने देखे नहीं पिछले कई वर्षों से। हर सत्र में यही नारेबाजी, धींगा मस्ती यही चलती रहती थी। फिर ये सत्ता पक्ष वाले 100 150 सांसदों को सस्पेंड कर देते थे। इस बार क्या होगा, ये बात आज हम करेंगे आपके साथ। और हमारे साथ मेहमान जो है हमारे 3 वरिष्ठ सहयोगी। राहुल महाजन जी बहुत स्वागत, सीनियर जर्नलिस्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह आपके साथ हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। और शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पहले तो जो लड़ाई चल रही है, पहले तो इस बात की चल रही, कल होगा क्या? कल जब संसद पहली बार खुलेगी, ये इस नई संसद में, तो पार्लियामेंट में पहले तो इनको शपथ दिलाई जाएगी। राहुल जी प्लीज करेक्ट मी, प्रोसीजर बता दें। ये स्पेशल सेशन बोलते हैं इसे। अच्छा, वैसे तो कोई प्रोविजन स्पेशल सेशन का है नहीं पार्लियामेंट में, ये स्पेशल सिटिंग का प्रोविजन है। लेकिन स्पेशल सेशन अब क्योंकि कल में बोल चाल में आ गया तो स्पेशल सेशन है। वैसे तो 3 ही सत्र होते हैं, आप बजट सत्र मान लीजिए, आप जो मॉनसून का मान लीजिए, और एक विंटर सेशन, 3 ही होते हैं। पर ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो बीच में स्पेशल सिटिंग्स करवा सकते हैं। तो इसमें पहले तो इन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। सबसे पहले ये होगा कि जो सांसद चुन के आए उनको शपथ दिलाई जाएगी, सारे शपथ। वो प्रोटेम स्पीकर जो है, जिसका मामला अभी उलझा हुआ है, चल रहा है, वो दिलाई जाएगी। उसके बाद जब शपथ दिला लेंगे, उस पर सबसे बड़ा काम होता है स्पीकर का चुनाव। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं। अच्छा, तो स्पीकर का चुनाव इस बार उसमें ही जो है मारामारी होने जा रही है कि ऑपोजिशन तय होगी। वो लग ही रहा है कि ऑपोजिशन कह रहा है अगर आपने डिप्टी स्पीकर नहीं दिया तो हम तो इसको चुनाव करवाएंगे। तो अगर चुनाव हुआ तो फिर सीक्रेट बैलेट से चुनाव होता है स्पीकर का, तो स्पीकर चुना जाएंगे। सीक्रेट बैलेट मतलब ये पता नहीं चलेगा किसने किसको वोट दिया? हाँ, सीक्रेट बैलेट हुई। ये तो खतरनाक है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई और या सहयोगी कहीं और वोट कर जाएंगे, पर हाँ ये होगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति एक ज्वाइंट सेशन राज्य, जैसे अभी 24 तारीख को शुरू होगा सत्र, ये शुरू होगा, तो 27 को राज्यसभा का भी सत्र शुरू होगा। तो वो ज्वाइंट सेशन जो होगा उसको 27 तारीख को संबोधित करेंगी और उसके बाद उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री है उसका जवाब देते हैं। अगर हुई तो चर्चा, अगर हुई तो देखिए, वो तो हमें को पता है ना कि अभी से सुगबुगाहट शुरू है कि हम क्या क्या उठाएंगे। और हमने जो बीजेपी है उसने मुद्दे भी बहुत सारे दे दिए, नीट दे दिया है, पेपर लीक है, अभी रेलवे वाला सिक्योरिटी है। वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि भाई जो आपने ये जो चुनाव के सर्वे करवाए ना, उस पर भी आने वाला है। तो एग्जिट पोल के सर्वे तो उस पर भी आने वाला है कि ऑपोजिशन जेपीसी की मांग कर रहा है कि ये तो जानबूझ कर करवाया ताकि शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। तो ये सब होने वाला है इस सत्र में। तो ये देखिए, ये तो अभी से तय है, मुद्दे भी तय हो गए। पहली लड़ाई तो अभी से शुरू हो रही है। कल शपथ दिलाएगा कौन? शपथ कौन दिलाए, इसी को लेकर झगड़ा मार मची हुई है। नहीं, देखिए, शपथ तो अब तय हो गया कि भर्तृहरि महताब ही दिलाएंगे। ये बीजेपी के हैं, ये बीजेपी के हैं, बीजेडी से आए हैं समय से। और ये भी इसी बार राजनीति, इसी बार 24 में। राजनीति में कई बार कहा जाता है कि रामविलास जी मौसम विज्ञानी, या नीतीश जी असली मौसम विज्ञानी, या ऐसे अलग अलग लोगों को। तो भर्तृहरि जी भी बड़े मौसम वैज्ञानिक निकले, क्योंकि ये तो बहुत पुराने सांसद हैं। बीजू जनता दल की पहचान महताब साहब माने जाते थे। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने से पहले आ गए, बीजेपी में आ गए समय से। बीजेडी का तो एक तो एक ही ऐसे और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, लगातार संसद में चुनकर आ रहे हैं। अब इनसे भी वरिष्ठ सुरेश जी हैं कांग्रेस के,
लेकिन जाहिर है कि कोई भी पार्टी होती है तो वो मैं बताता हूं कोशिश थोड़ा करती सा। है। कांग्रेस ये कह रही है, कहीं ये परंपरा है कि जो भी चुने हुए सांसदों में सबसे सीनियर होगा वो प्रोटेम और स्पीकर ये बनता है। परंपरा है, रूल नहीं है। हाँ, परंपरा है। और वो किसी भी दल का हो, किसी भी पक्ष का हो, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, वो शपथ दिलाता है और उसी के निर्देश में या वो जब होता है प्रोटेम स्पीकर तभी स्पीकर इलेक्ट किया जाता है, अगर नौबत आए तो। वरना स्पीकर आम सहमति से बना लिया जाता है। हमारे यहाँ पर स्पीकर के लिए चुनाव नहीं हुआ कभी, आम सहमति से स्पीकर बनता है, लेकिन इस बार चुनाव भी हो सकता है। अब के सुरेश कांग्रेस के जो सांसद हैं वो 8 बार के हैं। बीजेपी ने कहा हमारे जिनको बनाया प्रोटेम स्पीकर ये 7 बार के हैं भर्तृहरि मेहताब। कांग्रेस कह रही है कि दलितों का अपमान है, वो दलित है। इसमें काउंटर है। जो कन्वेंशन है कि वो लगातार चुना आना चाहिए, और जो कांग्रेस के जो 60 बार के वो लगातार नहीं, बीच में गैप है, तो ये भी काउंटर आया सामने से। वो 2 बार गैप हो गया है तो लगातार आना चाहिए, वो भी कन्वेंशन है। मैं तो कन्वेंशन है जो वेस्टमिंस्टर कन्वेंशन फॉलो करते हैं, उसमें तो कुछ है नहीं। कोई रूल नहीं सिर्फ जो है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक नहीं, जो लेकिन 181 इससे है, ये पता चल गया कि आगे क्या होने जा रहा है। इससे पता आगे लग गया क्या है। होने जा रहा है, ये तो प्रोटेम साफ है। स्पीकर पहली चीज से ही पता चल गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रोटेम स्पीकर तय हो गया तो ये कोई ऐसा विषय तो था नहीं, ये कोई लोकसभा के सत्र तक भी नहीं था, ये कोई पूरी लोकसभा तक भी नहीं था। विपक्ष कहता कि मेहताब साहब पुराने सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही जो आपने कहा ना कि इंटेंशन तय हो गया, नीयत तय हो गई, किस दिशा में संसद जाएगी, संसद का सत्र जाएगा। अब अगर इसमें भी वो लेके आ गए कि ये एक दलित का अपमान है कि किसका अपमान है कि किसको नहीं किया, तो इससे समझ में आता है कि जो नॉन इश्यूज होंगे वो संसद के सत्र में हावी रहेंगे। सर मैं एक लाइन में कह दूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही चल रहा है। जहां जिसकी जो चल पाती है वही कर रहा है। अब बीजेपी दे देती तो प्रोटेम स्पीकर क्या बड़ी बात हो जाती? नहीं, 8 बार वाले को बना लेते भाई। वैसे दे देती, लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से देखें कि अगर विपक्ष इतनी उसके दिमाग में अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं तो इस सामान्य से, और ये तो इसकी तो चर्चा भी नहीं होती भाई, हम इसकी चर्चा कर, प्रोटेम स्पीकर तो चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, पता भी नहीं चलता। वो आते हैं, शपथ दिलाते हैं, वो कुर्सी से उठ के बैठ जाते हैं, कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं कि कोई प्रोटेम स्पीकर भी था। बिल्कुल। और इसी तरह से जो स्पीकर के अलावा जो उसमें नाम आता है ना, अलग अलग लोग बैठते हैं, पूरे समय स्पीकर ही थोड़ी ना बैठा रहेगा, डेप्यूटी स्पीकर वो भी थोड़ी तय ना कर बैठा दिया है, जाता है। तो पैनल बनता है। पैनल उस पैनल में सारे लोग होते हैं और जो चेयर पर बैठा होता है, चाहे जिस पार्टी का, इंपॉर्टेंट समय के अलावा सारे लोग बैठते हैं, हाँ, सही चाहे बात है। कांग्रेस। तो ये तो आप जिसको कहें कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होना चाहिए, लेकिन जब लोगों में इतना वैर है, वैमनस्य है, घृणा है, ईर्ष्या है, जहर है, तो फिर आप ये सारी चीजें खोजते हैं। अब तो अब स्पीकर के लिए चुनाव कराओ साहब। अब इस बार नौबत लग रही है कि चुनाव होगा स्पीकर के लिए। चुनाव होगा तो बड़ा साफ है कि स्पीकर भी बीजेपी की साइड से आएगा, डेप्यूटी स्पीकर भी आए। तब ये भी भूल जाइए कि डेप्यूटी स्पीकर भी वो देने वाले थे। आपने कहा ना वो सीक्रेट वोट है, कोई इधर से कुछ खिसक नहीं होने जा गया रहा तो? इसमें। इतना भी खिसकेगा नहीं, कोई नहीं खिसक पहले मेरे को लगता है विपक्ष को एक और काम करना जरूरी है, वो जरा ऑपोजिशन लीडर जो है अपना चुन लें। वो भी देखिए, एक सबसे बड़ी जो बात है है, इसमें ही चुना जाना है। ये रहे, कहाँ रहे? ये रहे। ये अभी पता चुना कैसे कहाँ लगेगा? गया? ये रहे आपको भाई किसने LOP। बताया? नहीं, ये तो बहुत रहते बड़ी तो खबर है हैं, अगर आपको तो पता है ठीक तो। है, राजस पार्टी के नेता जो हैं वो होते हैं। आप मुझे लग रहा है बनेंगे। नहीं, मुझे भी ऐसा मुझे लग रहा है यही राहुल गांधी बनेंगे। मतलब मेरे- बात है, पर चुन लें, अच्छी बात है कि चुन लें। पहले तो उनको मतलब पहले तो कांग्रेस अपना लीडर चुनेगी ना। बिल्कुल नेचुरली वही होगा जो भी कांग्रेस लार्जेस्ट सोनिया पार्टी गांधी है। को उन्होंने अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया संसदीय है। दल का चुन अब वो लोकसभा का नेता चुनेंगे। लोकसभा का नेता चुनेंगे, और जो लोकसभा का नेता लोकसभा होगा का नेता वो सदन में यहाँ का नेता होगा, राज्यसभा का नेता वहां का नेता होगा। और ये दोनों ही जब भी कोई डिबेट होगी, जब भी कोई उसको issue लीड होंगे, करेंगे। उसको लीड करेंगे। और नहीं तो नहीं, इसमें राज्यसभा का देखिए नेता- इतना ही यानी नहीं, इतना ही नहीं है, इसमें ये भी है कि देखिए एक बकायदा रूल आया था, उसके तहत जो है रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार काफी समय पहले ऑपोजिशन लीडर को। ऑपोजिशन लीडर का जो रैंक होता है वो कैबिनेट मंत्री का रैंक होता अटल जी ने ये सम्मान है। दिया, तो उसमें बकायदा कांग्रेस पे ने भी नहीं वैसे दिया मिलती है। था। ठीक कह रहा हूं ना सर, बिल्कुल। ये जानना चाहिए ना दर्शकों। कैबिनेट रैंक LOP को बीजेपी ने दिया। कांग्रेस ने कभी किसी को नहीं बनाया, ये अटल जी के समय में ये 1977 तय में हुआ। हुआ, शायद 77 में हुआ। 77 अच्छा, पहले जनता में पार्टी हुआ, के ये साथ। जनता और उसका पार्टी अलग घर, जनता टाई पार्टी। पेट का घर, तब ये सैलरी, तय किया। सब पूरा कुछ सब है उसका ज्यादा होता उसमें है। जरा सैलरी वैलरी सब कुछ है। बात मजेदार तो होगी कि एक वक्त वो था जब इनकी 2 साल की सजा हुई थी राहुल गांधी जी को, तो इनका घर छिन गया छिन था। रहा अब अगर ये LOP बनेंगे तो उससे बड़ा बंगला देगी सरकार। बड़ा बंगला। नहीं, उससे नहीं, बड़ा घर नहीं, देगी नहीं, 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 फिर आप घर नहीं देखिए, चेंज करेंगे। आप हमेशा जो गांधी परिवार को उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अच्छा, गांधी परिवार का बंगला हमेशा बड़ा रहा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वहां वो जहां खड़े हैं वहां उनका बंगला बड़ा ही होता है।
वो जो मेरे ख्याल से टाइप 8 सबसे बड़ा टाइप होता है। 8 से सबसे टाइप 8 बंगले में ही रहते हैं, अभी भी उनका बंगला कोई नहीं, राहुल जी का बंगला छोटा था जो पहले लिया नहीं, था। नहीं, बंगला छोटा बिल्कुल नहीं था। देखिए राहुल जी का बंगला तो बड़ा ही था। नहीं देखिए अब वो अपनी माता जी के साथ में रह रहे हैं, 10 जनपद ठीक में है, रह वो रहे भी हैं। बड़ा ही है। अब उससे भी 10 जनपद बड़ा है। अब उससे भी बड़ा बंगला आ जाए तो बात अलग है, लेकिन बंगला कोई उसकी वजह से 24 category अकबर रोड उनकी आपको छोटी बड़ा नहीं दिखता? कार्यालय है वो तो। हाँ, मतलब एक ही बात है, 10 जनपद 24 अकबर बीच में से आ जाते हैं। हालांकि देखिए, संसद के बीच में एक चर्चा वो संसद सत्र की नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूंकि नई संसद आ गई है, इसलिए ये लोग अपने कार्यालय में नहीं गए थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भैया इतना बढ़िया कार्यालय बना दिया हमारी ही तरह का। बता दीजिए ना एक पैसा बार, कॉन्टेक्स्ट दे दिया कीजिए। दरअसल हाँ बता दीजिए। जो बाकायदा तय किया गया कि जो लुटियन जोन है इसमें किसी भी पार्टी का कार्यालय नहीं रहेगा, इसीलिए जो 9 अशोक रोड था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, वहां से वो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आए। इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आगे इनको भी जमीन मिली हुई, कांग्रेस को। कांग्रेस ने शानदार 5 मंजिल का एक शानदार भवन तैयार कर दिया, रेडी है वो। सफेद सी इमारत है, आज चमकती चाहे सी। सफेद जैसा, मतलब ऐसी है, सफेद एकदम नहीं है, लेकिन हाँ आज चाहे तो उसमें जा सकते हैं। पर बीजेपी से लेकिन- शानदार नहीं है वो। नहीं, आप उसको जब बन के आएगा तो फिर दिखेगा, दोनों ही शानदार हैं। लेकिन वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे उन्होंने दरवाजा नहीं किया, कहे कि ये तो बीजेपी के आइडियोलॉग है। अकबर रोड का अपना बात है। तो उन्होंने नाम से देखिए, अकबर फिरोज रोड। शाह कोटला मार्ग पे शायद उनका दरवाजा है, यानी उनका जो दरवाजा है वो अलग दूसरी अरे तरफ पे है। आपने गजब बात बता अरे दी। मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। कांग्रेस ने इमारत ली, प्लॉट लिया, बिल्डिंग बना बनाई ली, ली, हाँ। और वो उसकी जो मेन साइड है वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। दीनदयाल उपाध्याय कौन है? बीजेपी के आइडियोलॉग, बीजेपी के भारतीय आइडियोलॉग जनसंघ के, हाँ। हैं। और तो उन्होंने कहा नहीं, हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना हेड दरवाजा नहीं ऑफिस करेंगे। कैसे बना लें? क्योंकि वो ऑफिस एड्रेस का में फिर वही एड्रेस आएगा, उधर ऑफिस का एड्रेस दरवाजा वो है। दूसरी तरफ बना। दूसरी तरफ जाएगा वो, उसका सड़क का नाम मेरे ख्याल से वही। और उसमें उन्होंने कोशिश की है, और चूंकि जितने नए अलॉट हुए वो आप ITO से चलते हैं और जहां वो मुड़ते हैं CP के लिए या स्टेशन के लिए, तो उसी के बीच में सारे ऑफिसेज अलॉट हुए। अटल जी की सरकार में सबको अलॉट हुए थे, संगठनों को, पार्टियों को। और अभी तक 6 बार शायद नोटिस जा चुकी है संपत्ति विभाग की, कि ये 24 अकबर रोड खाली 24 करो। अकबर रोड खाली कर दो। उस पे भी ये लोग कहते थे कि राजनीति हो रही, देखो हमको हटा रहे हैं, जबकि चाहे तो उसका और वही नहीं जाएगा। राहुल जी को तो बड़ा बंगला मिलेगा। 24 अकबर रोड के साथ साथ जो नेशनल मीडिया सेंटर, जवाहरलाल नेहरू भवन, प्रेस क्लब, इसके बीच में एक युवक कांग्रेस का कार्यालय है। पर मैं ये बोल रहा हूँ, LOP को आप यहाँ तक सब निगाह गाड़े। नहीं, पर आप नहीं, नहीं, LOP को मैं- यहाँ मैं- तक सीमित मत रखिए। क्या-क्या LOP कब्जा के बहुत बैठे ज्यादा हैं। अपॉइंटमेंट्स की कमिटीज में होता है। LOP LOP अगर राहुल जी बन गए तो। बिल्कुल, और CBI वो हर में, कमेटी NHRC में जो है वो प्रधानमंत्री जो के है साथ पेज बैठना फंसाने ये पड़ेगा। तो नौकरी से बता रहे हैं आप LOP की। नहीं, वो पेज फंसाने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट इतने काम करने पड़ते हैं LOP को। LOP बहुत सारी थोड़ा कमिटीज अभी में तो बड़ा घर मिल रहा है। अब उसे चाहिए वो CBI के डायरेक्टर में, बल्कि इलेक्शन कमीशन का जो के चीफ वहां बैठेंगे, उसी को पानी पी के गाली देते हैं। अब उसी के appointment में छोटे बैठेंगे। कमरे में 4 लोग बैठे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी बैठे हैं, राहुल गांधी भी अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए बैठेंगे। अरे छोड़िए ये सब बातें। देखिए अभी खबर तो ये थी, कल की खबर थी कि बीजेपी के लोगों ने ये कहा कि यूपी में सीटें कम हुई ना बीजेपी की, तो वहां से पूछा गया बताओ क्या मामला है, तो उसमें जो कारण बताएं, उसमें एक कारण ये है कि हमारे लोगों के वोट कट गए। ये तो हालत है। कहाँ वो- चुनाव? कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग जो है, वोट भी आप ही के कर चुनाव आयोग को इन्होंने बिल्कुल जो है अपनी एक कहाँ हथियार कह रहे जैसा थे बना कि रखा JB है। संस्था है, घर की है, और घर ही में यूपी की खेलोगे। बीजेपी कह रही है हमारे वोट कट गए। नहीं, ठीक है, हाँ, वो निकल के आया होगा उनका, जब इन पे चौकस नहीं रहे वो लोग। लेकिन ये पार्लियामेंट का सत्र होगा धमाकेदार। ये धमाकेदार होना चाहिए। देखिए अभी तो प्रियंका गांधी नहीं आई हैं, अगर वो जीत जाती हैं तो 6 महीने बाद, 5 महीने बाद वो भी आएंगी। लेकिन विंटर सेशन तक आ जाएंगे। पिछले आपने 5 साल में देखा, जैसे ही पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला होता, उसके एक हफ्ता पहले कोई विदेशी रिपोर्ट आ जाती थी, कभी पेगासस की, कभी डेमोक्रेसी में भारत का काउंट कम है। तो एक मुद्दा आपको साफ पता लगता था कि वो अडानी वाली रिपोर्ट भी तो कोई एक, हाँ हाँ अभी बिल्कुल एक भी आई हुई है आर्टिफिशियल ना। सी रिपोर्ट है, उसी टाइमिंग पे आती है, और बिना मतलब कोई बड़ा मणिपुर मुद्दा का नहीं वीडियो। लेके। नहीं, अभी भी आया मणिपुर का वीडियो 2 दिन पहले अभी भी आ रहा है ना कि विदेशी कोई पत्रकार है, उनको उसको वीजा- फ्रांस के एक वीडियो, फ्रांस के रेडियो फ्रांस रेडियो फ्रांस के एक बड़े पत्रकार जो 13 साल से यहाँ रहते थे, उनकी पत्नी भी भारतीय है, उनको शायद अब जाने को कह दिया गया, तो वो चले भी गए हैं शायद कल परसों। तो ऐसा कोई मुद्दे से वो बाहर खड़े हो जाएंगे और फिर नारेबाजी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है वही है वो पार्लियामेंट। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट की एफिशिएंसी पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा है।
पार्लियामेंट अपने बिल पास करेगी, मेरे ख्याल से कुछ 221 बिल पास किए तो थे आप इसमें निकाल 50 देते हैं, नहीं, सबको बिल तो बिल पास हो रहे करवा हैं देते हैं। सरकार वो बाहर क्यों निकाला भाई? वो मेज पे चढ़ जाएंगे, पन्ने फाड़ेंगे तो क्या पूरा करेंगे? विपक्ष जो है वॉकआउट कर जाता था या आप निलंबित कर देते थे, बिल पास होते रहते थे। ये आप थोड़ा सा देखिए उसमें गंभीर- ममता बनर्जी कह रही हैं, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि देखिए जो आपने 3 कानूनों को बदलाव के बिल लाए हैं वो ऐसे में पास हो गया जब आपने सबको निकाल दिया था बाहर एमपीज को, तो उसको लागू मत करिए, 1 जुलाई से लागू होना है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उधर जो है डीएमके के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि भाई ना करें ये सब कुछ, तो वो ऑपोजिशन का वो भी मुद्दा है। तो ये बहुत कुछ होना है इसमें। तो इधर सरकार कहेगी तुम हंगामा नहीं करोगे, ये बोलो। तो वो तो उनका नहीं, अधिकार है ना, हंगामा हंगामा अलग है, उसके रूल्स हैं कि अगर आप टेबल पे चढ़ के पन्ने फाड़ेंगे तो आपको रेस्ट्रिकेट किया जाएगा, उसके रूल्स। आप हंगामा करिए अपनी जगह पर खड़े होकर, आप उद्दंडता करेंगे तो बाहर निकाले जाएंगे। हालांकि नई सरकार बनी है, पहली सिटिंग हो रही है पार्लियामेंट की, हो सकता है सबको लगे यार इसको शांति से जाने दो, या नहीं लगता आपको? लक्षण कम है। अच्छा, हालांकि ये जो लिखा हुआ ना संसद में मोदी वर्सेस राहुल, ये अच्छे से हो, देश से चाहेगा। देश से चाहेगा। अगर आप ये कहें कि जो क्या कहेंगे, जो इलेक्शन का आउटकम आया, यानी परिणाम जो आया, जनता जो चाहती, जनादेश जो है, बहुत स्ट्रांग अपोजिशन मिला है। ऐसा स्ट्रांग अपोजिशन बहुत समय के बाद मिला है, और कम से कम 10 साल के बाद तो बहुत ठीक से। पहले तो फिर भी यूपीए की सरकार में, गठजोड़ में सरकार बनती थी, लेकिन 145, 137, 38 ऐसे रहता था, तो कोई बहुत फर्क नहीं था। यहां अभी भी फर्क है, यहां 99 और 240 है, लेकिन जब हम उसको कंबाइंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो अच्छी स्ट्रेंथ है। अच्छी रजिस्टर है। अब इसका उपयोग क्या करेंगे? आपको कम ताकत थी तो आपको चिल्लाना था, आपको सदन बाधित करना था, आपको बाहर निकल आना था, लेकिन जब आपके पास ज्यादा ताकत हो गई, तो मैंने सुना 1-2 अच्छे नेता भी मिले जो कह रहे हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हमारे पास ज्यादा नंबर आ गए तो हमें और अच्छे से। अब अगर इसका उपयोग हो, जो संसद की कहें कि कुशलता बढ़ गई, वो ज्यादा बिल पास कर रहे हैं, उन बिलों पर चर्चा करने में करेंगे क्या? पहले संसद जैसे होती थी, जिसमें हम कहते हैं कि हमें आज भी याद है कि अरुण जेटली जी के भाषण, सुषमा स्वराज के भाषण, प्रमोद महाजन के पुराने भाषण, अटल जी तो खैर भाषण उनके अच्छे हुआ ही करते थे। क्या अपोजिशन बेंचेस से अब हम कुछ अच्छे नेताओं को बात करते हुए देखेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसको बार बार कह दिया जाता है कि नहीं ठीक है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब अमित शाह के भाषण तो बड़ी तैयारी से होते हैं, क्या हम उसको विपक्ष की तरफ से देखेंगे? जब हम पार्लियामेंट्री सेशन के बात करने शुरू होने की बात कर रहे हैं, तो हमें उसकी जरा बात करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में जनादेश मिलने और जनादेश जाने के बीच में जो सबसे बड़ी चीज होती है, डायलॉग और डिलीवरी। डायलॉग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच का है, डिलीवरी सरकार को उस डायलॉग के आधार पर तय करनी। क्या हम वो होता हुआ देखेंगे? मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं, ये देखिए ना कि अभी तक होता क्या आया था भाई, बिलों पर बहस नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह क्या थी? शांतनु जी ने ठीक याद दिलाया, हर सत्र से पहले कोई ऐसी खबर आ जाती थी या कोई ऐसा प्रकरण आ जाता था जिस पर विपक्ष ये मांग करता था पहले इस पर बात करो, पहले इस पर बात करो, इस पर प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए हमें, इस पर गृह मंत्री का जवाब चाहिए। अभी आपने खुद ही बताया ना, इस वक्त पेपर लीक, नीट, नेट, इन सबको लेकर के तैयार है, तैयारी पूरी है। अब वो कहेंगे पहले इस पर चर्चा हो, कोई एजेंडा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, पहले इस पर चर्चा होगी, इस पर हमें शिक्षा मंत्री का जवाब चाहिए। वो सब ठीक है। शिक्षा मंत्री ने लंबे समय के बाद, भारत सरकार के किसी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आप वो सूचना प्रसारण मंत्री वाली छोड़ दीजिए जो पीआईबी में होती है, लंबे समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसी मुद्दे पर, और उसमें शिक्षा मंत्री ने, और इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान की प्रशंसा भी करनी चाहिए, और चीजों के लिए हम लोग आलोचना करते हैं वो जारी रहेगी जब तक नीट का लेकिन उन्होंने कहा मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। यह शब्द मुझे अरसे से नहीं सुनाई दिया कि सरकार में बैठा कोई व्यक्ति कहे कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लाऊं। लेकिन जब हम संसद के भीतर की बात कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ है तो आपका उसका उपयोग कहां करेंगे? जब 303 + 50 353 पर खड़ा है एनडीए, तो उन्हीं के पास सारा समय था। डिबेट में जो एलोकेशन ऑफ टाइम होता है, स्ट्रेंथ की वजह से, अब 99 पे आपके पास अच्छा हो गया, 37 पे समाजवादी पार्टी के पास अच्छा हो गया, ममता बनर्जी के पास अच्छा हो गया, शरद पवार की पार्टी को भी मिल जाएगा। तो एक तरह से कहें कि देश भर के अलग अलग हिस्सों की आवाज अब ज्यादा अच्छे से आएगी। लेकिन कब आएगी? जब संसद चलेगी, तब आएगी, जब आप इत्मीनान से किसी मुद्दे पर तैयारी करके आएंगे। और उसको लीड कौन करेगा? ये भाई साहब, अगर ये लोग बने मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर ये तैयारी के साथ आप ये उसका उपयोग करें, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है अब की ऑपोजिशन जो है वो हंगामा करती। 2010 सबसे खराब जो है साल गया था संसद का, तो उसमें किसने किया था 2G स्कैम में? बीजेपी ने किया था, जेपीसी की मांग करते हुए उन्होंने ही किया था ना। तो ऐसा कहना कि सिर्फ एक तरफा ये सब कुछ होता है,
ऐसा नहीं है। अलग अलग सरकारों में जिस जिसकी सरकार रही है, विपक्ष जो है हंगामा करता है, विपक्ष संसद नहीं चलने देता, ऐसा बहुत बार हुआ। तो ऐसा कहना कि सिर्फ ये अभी का ऑपोजिशन जो है वो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अच्छा आप जो है सही ढंग से संसद चलाएं, देखिए संसद चलाने की जिम्मेदारी हमेशा से जो है सत्ता पक्ष की रही है। अभी डिबेटेबल है सर, आप नहीं, कहने रही के लिए है, कह लीजिए ये किसकी माना जाता जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की रही है, वो मान मनोबल से विपक्षी दलों को अपने साथ लेता है। और यही कारण होता है कि हमेशा जब भी कोई इशू आ जाता है तो स्पीकर अपने चैम्बर में जो है ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है। यही कन्वेंशन रहा है, यही तरीका रहा है। नहीं, लेकिन इस बार ऐसा ही नहीं है कि ऑपोजिशन कुछ इस मोड में हो कि भाई अब दिखाएंगे इनको, अब बताएंगे इनको। लगता तो ऐसा ही है जैसे जैसे प्रोटेम स्पीकर में या किस जैसे, देखिए ईवीएम का मुद्दा 3 जून को आया, फिर बंद हो गया, फिर वो महाराष्ट्र वाली एक फेक खबर आई, वो 4 कॉलम की मिड डे में खबर छपी जिसका इतना छोटा सा क्लैरिफिकेशन छपा कि ओटीपी आ जाता है ईवीएम का, फिर शुरू कर दिया। तो उससे मुझे लगा नहीं, ये है उसी मोड में, ये उसी मोड में है कि मैं बाल की खाल निकालूंगा जब बात हो नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ नया सकारात्मक, जैसे हर्ष जी ने कहा कि मुझे डिबेट सुनने को मिलेगी राहुल गांधी की या जयराम रमेश की दूसरे हाउस में, मुझे नहीं लगता। वही चिल्ला चिल्ली, पेपर फाड़ो, टेबल पे चढ़ जाओ, स्पीकर पे पन्ने फेंको, मुझे लगता है कि उस वैसे ही ताकत दिखाएंगे। वैसे तो हमारे ऑल पार्टी मीटिंग भी होती है हर सत्र से पहले। बिल्कुल होती है। एक्चुअली वही पेज, उसी पेज की बात मैं कर रहा हूँ। जब अधीर रंजन चौधरी या तब गुलाम नबी आज़ाद या मल्लिकार्जुन खड़गे गए ऑल पार्टी मीट में, सब तय हो गया, गुडी गुडी हो गया, आपकी बात भी मान ली, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उससे तय कर दिया। लेकिन जब ये लौट कर अपनी रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट कहाँ देते हैं? सोनिया जी के सामने या राहुल जी के सामने। और तब वो कहते हैं कि अरे यार ये तो तुमने क्यों नहीं किया, ये तो सत्ताधारी पार्टी तो मान के क्यों आ प्रिवेल गए? कर रही, तो मान के क्यों? इसके लिए थोड़ी ना बनाया था। तो वो थोड़ी देर बाद फिर आएगा, फिर बयान देगा। असली पेच वहां है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को होना ही चाहिए, जिससे आप जो बात कहकर आए वही बात अंतिम नहीं तो हो। क्या ऐसा होगा नहीं हो कि अलग अलग। अंदर तो मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह के आ गए और बाहर आके करेंगे। और ऐसा जीएसटी में बहुत बार हुआ। जीएसटी की काउंसिल में सबके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। वहां पे बिना मतलब वोटिंग भी होती है, वहां कुछ प्रस्ताव बिना वोटिंग हुए बहुत सारे प्रस्ताव, मतलब ऑलमोस्ट वहां के 99 प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के बिना वोटिंग के हुए। और बाहर के राहुल गांधी कह रहे हैं गवर्टिंग टैक्स है, आपका फिर फाइनेंस मिनिस्टर अंदर क्यों नहीं उठा रहा? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि भाई आपके पास जितने लॉजिक हैं, जितने फैक्ट्स हैं, वहीं रख दीजिए, वहीं रख दीजिए ना आप सारे। सर्वदलीय प्रेस में आगे मीटिंग में क्या होता है? ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप हर वक्त जो है बाद में, आफ्टर थॉट नहीं आना चाहिए। आपको बाद में आए, लॉजिक आए, आइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल जी को आ गया थॉट, फिर बाद में फिर तो आप उस पे आइए, आप उस पे आइए, आप अपनी ही बात से पलटिए, आप तय कीजिए ना। क्योंकि देश, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग चाहे जो चर्चा करें, जनता का जो मत होता है वो बहुत अलग तरीके से तैयार होता है, बहुत अलग तरीके से। उसमें यह भी शामिल होता है कि कोई नेता, जैसे ठीक है आप, जैसे मैं मानता हूं राहुल गांधी एनआरकी कर रहे हैं, ये मेरी अपनी राय है, कांग्रेस को बुरा लग सकता है, लेकिन कांग्रेस अपने लिहाज से चीजें कर रही है, उसको इतने वोट मिले हैं, तो उसमें मेरा क्या। लेकिन जब देश की जनता देखेगी कि अभी भी एनआरकी कर रहे हैं, तो मेरी कही हुई बात को यकीन करने लगेगी। मैं जब मेरी कह रहा हूं तो ये मैं एक अपनी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूं। जो आरोप लगते हैं कि राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहा है, उनके लिए ये अवसर है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर डायलॉग और डिलीवरी के लिए जो प्रेशर बनाना है, जो विपक्ष का असली काम है, वो करें। अगर ये कहें कि ना 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 देखो देखो शेर आया, अरे वो वाला नहीं करना है भैया, छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि राहुल गांधी अगर लीडर ऑपोजिशन के तौर पर बैठेंगे वहां पर नरेंद्र मोदी के सामने, तो इनका कद ऊंचा होगा। बिल्कुल होगा। ये एक मतलब गंभीर बड़े नेता के तौर पर स्टेपिंग स्टोन है राहुल गांधी। और क्योंकि सौरभ बहुत सारे उदाहरण हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और इनके माता पिता दोनों, राजीव गांधी वीपी सिंह की जब प्राइम मिनिस्टर थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जिनका मेन काल चला 98 से 2004 तक, तो सोनिया गांधी लीडर ऑपोजिशन थी। तो कद बढ़ता है इनको, तो इनको मेरे ख्याल से अपने माता पिता से तो प्रेरणा लेनी चाहिए। राहुल जी, देखिए मैं ये मानता हूं कि ये मेरा विचार है कि विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का काम तो ये है कि मुद्दों को उठाना जो उनको लगते हैं। अब क्या आप नीट को ऐसा मुद्दा मानेंगे जो नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। ठीक है, आप अगर एनटीए पर कार्रवाई होनी इस चाहिए, प्रोग्राम में ये डिस्कस हो उठना चुका है नीट मेरे ख्याल से। तो ये मेरे ख्याल से हमने भी किया। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं। क्या रेलवे में ये बात नहीं होनी चाहिए कि आपको जो है कवच लगाने थे, आप नहीं लगा पाए, क्यों? होना चाहिए। तो संसद ये इसी सारे चीजों ऐसे के लिए मुद्दे, है। ये ऐसे ही मुद्दे हैं
क्या इस बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए कि अगर जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में उछाल ऊपर नीचे आया, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको बहुत ज़्यादा हानि हुई या खराब हुआ या उनका वो हुआ, क्या इस चीज़ों को उठाया जाना गलत है? इंटेंशन इंटेंशन नहीं, कोई पूरी बात। इंटेंशन नहीं। मैं ये राहुल कह- जी एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? क्या इस पे हल्ला हंगामा करके सदन से बाहर निकल गए या सस्पेंड हो गए या डिबेट होगी? पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, एक दिन में लोअर सर्किट 2-2 बार लग गया। एलआईसी को शेयर बाजार में एलआईसी को सरकार धड़ाम हो को गया कहना पड़ा कि भैया बाजार तो डूब जाएगा। बताएंगे ना कि कितनी बार यूपीए के सरकार में कैसे कैसे, कौन था उसके पीछे, फिर तब ये सवाल खड़ा होगा कि बाजार अपने उस पे काम करता है या किसी नेता के कहने पे काम करता है। कितना कितना चढ़ गया या कितना मुनाफा कमा लिया, ये कितना टूट गया। जब नीट की बात आएगी तो फिर दोनों तरफ से लिस्ट गिनाई जाएगी ना। जनता भी तो डिबेट सुने कि राजस्थान के परीक्षा भर्ती में पर्चे लीक के मामले में राहुल गांधी कुछ बोलते ही नहीं, भूल जाते हैं सबकी पेपर लीक भी हुआ है। ये जनता सुनना चाहेगी। क्या इसके लिए विपक्ष तैयार है? सरकार को तो जवाबदेही देनी ही पड़ेगी। सरकार तो आज विपक्ष नहीं भी पूछे तो भी हम लोग पूछ रहे हैं, रोज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पूछ रहे हैं, रोज सरकार को पूछ रहे हैं नीट में क्या हुआ, नेट में क्यों बंद कर दिया, क्या हो गया। सरकार खुद बता रही डार्क वेब पे पेपर आ गए। तो मुझे लगता है कि ये जितनी बात कह रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन इन सारी बातों की कंपैरेटिव स्टडी होगी। जैसे आपको याद हो मणिपुर पर विपक्ष चर्चा नहीं चाह रहा था, लेकिन जब चर्चा हुई तो लोगों को ध्यान में आया कि कैसे मणिपुर इसके पहले जब जलता रहा तो उस वक्त के प्रधानमंत्री ने तो कुछ बोलना उचित नहीं समझा, न गृह मंत्री न गृह राज्य मंत्री, कोई वहां गया तक नहीं। और इस बार गृह मंत्री जाके वहां कैंप करते हैं, स्पेशल ऑफिसर्स की टीम लगाते हैं, गृह राज्य मंत्री को वहां डिप्यूट कर देते हैं। तो दोनों का फर्क आएगा ना, आप देखेंगे। और अगर उसमें लगेगा कि नहीं ये वाली सरकार उस वाली सरकार से कम कर रही थी तो जनता कहेगी यार वो सरकार ठीक थी। और अगर लगेगा कि आज की सरकार ठीक कर रही है फिर भी ये हंगामा कर रहे हैं तो कहेंगे थोड़ा सा गड़बड़। और यही डेमोक्रेसी है। हमें हमेशा कंपैरेटिव चार्ट होना चाहिए, पैरेलल्स खड़े होने तो चाहिए। तब होगा ना जब बहस शुरू होगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बहस शुरू ही नहीं होती, प्रॉब्लम ये है। देखिए वो ऐसी होगी मांग रख देंगे कि मुझे इस पे अभी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहिए, मुझे इस पे अभी एचएम का स्टेटमेंट चाहिए। वो जानबूझ के कोई ऐसी मांग रख देंगे जिसका वहां से इनको पता हल आएगा नहीं। वो कहेंगे हमें पहले बिजनेस करना है उसका, एक चीज और बताओ। और फिर वो दंदन आके भाग जाएंगे इस बाहर। बार उनको ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो चुके हैं। ये है एजेंडे में। वो कहा ही ना फाड़ दिया हमने। हाँ वो राहुल गांधी का शब्द है कि हमने फाड़ दिया। कि राहुल सीना गांधी नरेंद्र 36 का 32 कर दिया कि सीना। नहीं वो 56 का 56 का 32 तो 32 एक है हाँ। कि बहुत बड़ा उनका बना हुआ तो जो बबल था वो सब क्रिएट किया तो सब हमने फाड़ दिया। तो जब आप इस मानसिकता से आते हैं, और ठीक है सामने वाले नेता को कमजोर करना, अपना विश्वास जनता के बीच बढ़ाना, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन क्या फाड़ दिया, अब किसी को डर नहीं लगता, मारने से पहले कोई सोचेगा नहीं, इस सब से आपका भरोसा बढ़ेगा क्या? मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को लगता है कि एनार्की या अराजकता से बहुत आगे जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का बड़ा उदाहरण है, सीखना चाहिए उससे। और जनता संसद में उनसे मेच्योर परिपक्व व्यवहार की उम्मीद करेगी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर। बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर अगर वैसे ही बिहेव करते रहे जैसे कि वो एक सांसद के तौर पर बिहेव करते हैं, तो उनकी इमेज को भी, अगर लीडर ऑपोजिशन बनते हैं पहले तो बनते हैं तो उनकी इमेज के लिए भी ये नहीं, आपने कहा अगर वो सांसद की तरह जैसे सांसद के तौर पर व्यवहार करते थे वैसे ही करते रहे तो लीडर ऑफ मतलब वो ऑपोजिशन एक immature था परिपक्व सर के है। हाँ, तो अब आप सांसद जाके- के तौर पर उनका व्यवहार कैसा था? कि जाके प्रधानमंत्री को गले मिल लिए, आंख मार दी, ये सब व्यवहार हुए ना उनकी तरफ से संसद में। तो ये उनको अपना देखना पड़ेगा कि वो आरोप आगे, तो इससे आगे बहुत कुछ के लगे हैं। नहीं अब मैं सारी चीजें गिनाने लगूंगा तो बहुत कुछ होगा ना। तो और उनकी देखिए उपस्थिति देखिए, देख लीजिए, मुझे उनके लगता है 40 कि ये उनको थोड़ा परिपक्व, वो उनको ये सलाह भी दी जा रही होगी कि आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर आप बनते हैं तो आपको अपना व्यवहार जो है उसी गरिमा के साथ करना पड़ेगा। और 16वीं और 17वीं लोकसभा में, अब हम 18वीं लोकसभा में घुसेंगे, उसमें इनकी उपस्थिति 40%, 50%, कुछ सत्रों में तो 20% 30%। प्राइवेट मेंबर बिल आज तक नहीं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है फ्राइडे को, वो आज तक नहीं दिया। अभी तो उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए 17वीं में, 16वीं में क्वेश्चन नहीं पूछते थे, डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं तरह याद करते है, पूछा इन्होंने? हाँ पूछे, अभी मैं 17वीं में आपको- पूछने मेरे शुरू को कर अच्छी रहे हैं। तरह याद है कि सुषमा स्वराज उस वक्त मतलब वो थी पार्लियामेंट में, और एक बार ऐसी ही उनसे बात हो रही थी, तब वो बता रही थी कि हमने पूछा कि ये राहुल गांधी सबसे पीछे वाले बेंच पे जाके क्यों बैठते, खुद नए नए सांसद थे, सब कुछ था। तो उनका भी ये मानना था कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए, आगे बैठ के, क्योंकि एक मेन पार्टी के लीडर हैं, आगे आके उनको सवाल पूछने चाहिए, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर बहुत समय तक
राहुल गांधी ने वो जो करना चाहिए संसद में वो नहीं किया। तो नहीं, कमाल ही नहीं है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ट्रेनिंग अभी भी इन्हीं की चल रही है। इन्हीं की चल रही है, यही लॉन्च हो रहे हैं। नहीं ठीक है, इनकी बात अब हम कर एलओपी रहे के हैं। तौर पर ट्रेनिंग कराओ। नहीं, आना ही चाहिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा सत्ता पक्ष को भी ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप बिल्कुल, आप अपने फैसलों में, आप अपने निर्णय में, आप अपना जिसको कहते हैं ना कि एजेंडा पुशिंग में, उसी के लिए जनता ने आपको आदेश दिया है। और आपको अगर प्री पोल अलायंस में अगर आपको फुल मेजॉरिटी मिल रही तो आपको काम करिए। लेकिन जो एक कंसेंसस होता है शब्द, जो डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है, कई बार आपको ब्रूट मेजॉरिटी होती है तो भूल जाता है, लेकिन उस कंसेंसस को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जब आप डिबेट में जाएंगे तो वो दोनों तरफ का पड़ला दिखेगा ना, एक तरफ का थोड़ी ना दिखेगा। जब आप कोई चीज करते हुए दिखेंगे और डिबेट में जो हम पैरेलल खड़े करने की बात कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं दिखेगा तो फिर वो मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है चैलेंजेस इधर भी हैं, क्योंकि इनको भी वो ट्रस्ट जो है, जो जिसको कहते हैं ना इरोजन हो गया है, उसको थोड़ा सा वापस लेना है। डिक्शनरी तो से समझिए इसको। डिक्शनरी से कंसेंसस शब्द हटा करके सबने कन्फ्रंटेशन रख दिया। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल। वो आप कंसेंसस देखिए, पूछते रहिए, आप कंसेंसस कहां गया, कंसेंसस सरकार कहां की गया। तरफ से भी अड़ियल रवैये दिखने में मिले हैं ना कि नहीं करेंगे, चलिए निकाल देंगे आपको बाहर, हम करवा लेंगे अपना पास। पास कराना तो बड़ा मैं काम ये है। कह आपके रहा पास मेजोरिटी है, अभी भी मेजोरिटी है, मैं पास ये तो कह करा रहा ही हूं, लेंगे। ये सारा भी अरे संसद साहब, में देखा उम्मीद जाता है। करते हैं सूरत बदले, अब कल से पार्लियामेंट बैठेगी, पता चल जाएगा आपको, पहले दिन से ही और अंदाजा किरण मिलना शुरू हो रिजिजू, जाएगा। किरण मल्लिकार्जुन रिजिजू के रोल खड़गे का जो चित्र था वो उम्मीद जगाता है। बस ये है कि फिर से वही न होगी रिपोर्ट वाला मामला। उम्मीद उम्मीद कायम रखिए। हाँ, उम्मीद कायम रखिए। आगे अच्छा ही हो। जो